प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। इस महत्वपूर्ण प्रसंग में हम लोग मेरा युवा भारत जैसे महत्वपूर्ण उपक्रम में यहाँ उपस्थित हैं और ये सौभाग्य की बात है कि वैचारिक आदान प्रदान की दृष्टि से, युवा संवाद की दृष्टि से यह आयोजन उज्जैन और झाबुआ को जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। मैं इसके लिए आयोजकों, मेरा युवा भारत युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के प्रति हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जिस स्थान पर आप बैठे हैं यह भारत का वो पुरातन संस्कृति केंद्र है जिसने दिशाओं दिशाओं के लोगों को प्रभावित किया है। और सुदूर अतीत में जबकि गमनागमन की सुविधाएं नहीं थी, संचार साधन नहीं थे, तब भी यह जो स्थान है उज्जैन, ये चौराहे पे था। जैसे चौराहा होता है कि चौराहे पर आवागमन होता रहता है, दिशाओं दिशाओं के लोग आते हैं, एक दूसरे से वैचारिक और अनुभवात्मक आदान प्रदान करते हैं, उसके बाद में वो अपने अपने गंतव्य को चले जाते हैं। उज्जैनी सुदूर अतीत से अब तक एक ऐसे स्थान पर है जहाँ पर दिशाओं दिशाओं के लोग, विभिन्न संस्कृति और सभ्यताओं के लोग आते जाते रहे। इसका सुदूर अतीत में संबंध रोम के साथ व्यापार में रहा है, ग्रीक सभ्यता के साथ इसका संवाद रहा है, और यहाँ से लेकर के चीन, मंगोलिया और जापान तक यहाँ से लोग गए। इधर जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, इंडोनेशिया तक लोगों के साथ यहाँ के लोगों का संवाद रहा। इसका मतलब यह है कि मालवा का जो केंद्र स्थान है उज्जैन, यह पुरातन काल में मालवा क्षेत्र की राजधानी भी रहा। हमारे यहाँ पर जनपद और महाजनपद की अवधारणा रही। उसके पीछे उद्देश्य ये रहा है कि हम अपने क्षेत्र की जो विशेषताएं हैं, अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, उनके बारे में अपने ही क्षेत्र में बैठ कर के विचार करें। उसका आर्थिक विकास हो, उसका सामुदायिक विकास हो, सामाजिक क्षेत्र में कार्य हो रहे हो, इस तमाम क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए जनपद और महाजनपद की अवधारणा भारत में रही है। तो ये जो जनपद है जहाँ हम बैठे हुए, ये मालव जनपद है। मालव जनपद की जो संस्कृति है वो मालवी संस्कृति, मालव जनपद की जो भाषा है वो मालवी भाषा, और विभिन्न व्रत, पर्व, उत्सव, विभिन्न प्रकार के देवी देवता, विभिन्न जो सांस्कृतिक उपादान है, इन सब से मिलकर के मालवा अपना वैशिष्ट्य बनाता है। अब इसकी सीमा रेखा हम तय करें तो ये कहा गया मालवा की सीमा के बारे में, इत चंबल उत बेतवा मालव सीम सुजान, दक्षिण दिशि है नर्मदा, यह पूरी पहचान। यानी इस संपूर्ण विश्व में यदि मालवा को पहचाना जाएगा तो इन नदियों से घिरे हुए इलाके के कारण इसे पहचाना जाएगा। ये हमारी नदी मातृका परंपरा है। हमने नदी को केवल एक जल प्रवाह करने वाली रचना नहीं माना, हमने उसे माता का दर्जा दिया। हमने माही नदी को माता का दर्जा दिया हुआ है, हमने गंगा को माता का दर्जा दिया हुआ है, हमने शिप्रा, नर्मदा को माता का दर्जा दिया हुआ है। तो मालवा की जो सीमा है उसको तय किया गया, तो ये संकेतित किया गया कि चंबल उत बेतवा मालव सीम सुजान और दक्षिण दिशि है नर्मदा, यह पूरी पहचान। ये जो 3 नदियों से घिरा हुआ परिक्षेत्र है ये मालवा है, और ये सुखद है कि इसी मालवा के अंग के रूप में हम उज्जैनी, झाबुआ, अलीराजपुर, इसके अलावा उत्तर की तरफ यदि हम लोग चले जाएं तो आपको गुना तक का जो इलाका है वहां तक यह परिक्षेत्र फैला हुआ है। और यदि आप पश्चिम की ओर चले जाएं, यानी राजस्थान की दिशा में आप लोग चले जाएं, तो चित्तौड़ का जो किला है वहां तक का हिस्सा जो है मालवा के अंतर्गत आता है। तो यह जो पूरा परिक्षेत्र, इसमें 22 जिले हैं। 22 जिलों, वर्तमान स्थिति में जो 22 जिले हैं, इनसे बना हुआ जो क्षेत्र है वह मालवा है। यहाँ की बोली मालवी है।
मालवी का भीली भाषा के साथ गहरा संबंध है। जब आप पेटलावत, मनावर, धार ऐसे क्षेत्रों में जाते हैं जो कि भीली क्षेत्र और मालवी क्षेत्र के संधि पर स्थित है, तो वहां पर आपको भीली मिश्रित मालवी देखने को मिलेगी या मालवी मिश्रित भीली बोली हुई आपको मिलेगी। इसका मतलब यह है कि मालवा और भिलांचल का गहरा संबंध है और अभी नहीं है, ये 100, 200, 400, 500 साल से यह सहस्राब्दियों पुराना रिश्ता है। अब मालवा की जो पुरातन जो सभ्यता है वह प्रागैतिहासिक काल से चली आ रही है। यहाँ के सर्वाधिक पुरातन जो प्रागैतिहासिक शिलाश्रय मिलते हैं उसमें भीमबेटका एक महत्वपूर्ण स्थल है जो भोपाल के पास में है। इसे विश्व स्तर पर मान्यता ही नहीं मिली है, वरन इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में स्थान मिला है। तो मालवा का यह जो भीमबेटका स्थल है, यह इस क्षेत्र की प्राचीनतम संस्कृति और परंपराओं का जीवंत उदाहरण है। आपको शिलाश्रय में जाएंगे तो सैकड़ों की संख्या में शिलाश्रय हैं, किंतु उनमें से लगभग 1/3 जो शिलाश्रय है वो चित्रित है। चित्र बनाना यानी अपने आप को अभिव्यक्त करना। हम अभिव्यक्त करते हैं तो वाणी के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं, हम गीतों के माध्यम से अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन जो हमारा आदिम पूर्वज था वो अपने आप को व्यक्त करने के लिए क्या करता था? चित्र बनाता। हमें संरक्षित क्या मिले हैं? चित्र मिले, क्योंकि भाषा जो है या जो भी ध्वनियां वो चित्र करते थे वो तो विलीन हो गई। अब बचा क्या? केवल चित्र बचे। लेकिन उन चित्रों से यह पता चलता है कि उस समय का मनुष्य संस्कृतिमय जीवन जीता था। वह अपने घर को सुसज्जित करता था, वह अपने घर में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां, परिवार जीवन का विकास, समाज जीवन से जुड़े हुए विषय, इन सब पर मंथन तो करता ही था। यथावसर वह उन्हें चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त भी करता था। उन शिलाश्रयों में क्या मिला है? उन शिलाश्रयों में हमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करने की विधियां मिली है। ऐसे स्थान मिले हैं जहां पर गहरा गड्ढा है और वहां पर लोगों ने लाकर के आसपास से जो वानस्पतिक जो तत्व थे उनको लाए, उसको वहां पर उन्होंने पीसा, उससे रंग बनाए और उन्हीं रंगों से उन्होंने दीवारों को चित्रित किया। उन चित्रों में पशुओं के चित्र हैं, पक्षियों के चित्र हैं, परिवार जीवन की गतिविधियां हैं, आखेट के दृश्य हैं। आखेट करने के बाद में जिसको लेकर के आए उसके साथ आनंद मग्न होकर के नर्तन कर रहे हैं, आयुध है उनके। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने संस्कृतिमय जीवन की ओर कदम बढ़ाए। ये संसार में सभी सभ्यताओं के जो आदि पूर्वज हैं वो उसी प्रकार का जीवन व्यवहार करते थे जैसे अन्य पशु करते थे। लेकिन मनुष्य बेहतर क्यों बना? क्योंकि वह विवेकवान था। उसका जो विवेक था वही उसके विकास का एक महत्वपूर्ण तत्व सिद्ध हुआ। फिर विवेक के साथ कलामय और संस्कृतिमय जीवन की ललक, ये मनुष्य को बेहतर बनाती है अन्य पशु पक्षियों की तुलना में। यद्यपि आपने कई पक्षियों को देखा होगा तो वो जब अपना घोंसला बनाते हैं तो उस घोंसले में आसपास के क्षेत्र में जहाँ कहीं रंगीन उनको कोई फल मिल रहा है, कोई रंगीन पत्तियां मिल रही है, वो लेकर आते हैं, उसको भी वो सुसज्जित करते हैं। इसका मतलब है कि सौंदर्य के प्रति अभिरुचि उनमें भी है, हमें भी। बस ये है कि वो प्रकृति के एक तरह से अनुयायी है। प्रकृति उनके जीवन को परिचालित करती है। मनुष्य उनकी तुलना में आगे क्यों बढ़ता है? क्योंकि वो प्रकृति के साथ संस्कृति की दिशा में गतिशील होता है। हमारी संपूर्ण यात्रा प्रकृति जीवन से संस्कृतमय जीवन की ओर होती है। इसीलिए हम लोग तुलनात्मक रूप में आगे बढ़ते हुए अपने कला और संस्कृति के सरोकारों के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारी भाषा है, हमारी संस्कृति है, हमारे लोकाचार है, हमारे देवी देवता हैं, हमारे पूर्वज हैं, और हम
जहाँ से हमें तत्व प्राप्त होते हैं, यदि हमें सूर्य से रोशनी मिल रही है तो हम सूर्य की उपासना करते हैं, हमें जल मिलता है नदियों से, सरोवरों से, तो हम उसकी पूजा करते हैं। तो मालवा की विशेषता है कि प्रागैतिहासिक काल, लोह युग के बाद में ऐतिहासिक काल के बाद में निरंतर विकासमान जो हमारा जीवन था, उसमें हमें निरंतर संस्कृति की दिशा में गतिशीलता दिखती है। और इसी प्रकार की स्थिति हमें भील जनजातीय बंधुओं के बीच में दिखाई देती है। मुझे सौभाग्य मिला है कि भील जन समुदाय की जो लोक संपदा है उसका संग्रह हम लोगों ने किया है, उसको प्रकाशित किया है। अभी अवसर मिलेगा, अभी समय है यहाँ पर 7 तारीख तक, मैं आपको भीली लोक साहित्य की वो पुस्तक जो लगभग 350 पृष्ठों की है, जिसमें मूल भीली गीत, कथा, गाथा, पहेलियां सब कुछ है और साथ में अनुवाद करके हिंदी में प्रस्तुत किया गया है। तो भीली की जो विशेषता है उसे हमें इस ग्रंथ के माध्यम से देख सकते हैं। मालवी भाषा की जो विशेषता है, तो एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ है मेरे ही संपादन में, मालवी लोक साहित्य। तो दोनों ग्रंथों को यदि आप बारीकी से देखेंगे, जो कि भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित है, उसमें आपको दोनों अंचल की सूक्ष्म विशेषताओं का अवलोकन करने का अवसर मिलता है। यह संकेत मैं देना चाहूंगा कि दोनों की संस्कृति समुन्नत है, दोनों का साहित्य और भाषाएं समुन्नत है, दोनों की लोक परंपराएं समुन्नत है और निरंतर इनका नए परिवेश के अनुसार नवाचारों के साथ प्रयोग भी हो रहा है। अब विशेष बात यह है कि मालवा लोगों को आकर्षित क्यों करता है? मालवा लोगों को इसलिए आकर्षित करता है क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ की जो प्राकृतिक संपदा है, वह सभी को आकृष्ट करने वाली है। हम किसी भी स्थान पर क्यों बसना चाहते हैं? वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर भोजन आपको मिल जाए, आपको जल अच्छे से मिल जाए, यही तो होता है ना। तो संकेत निकल करके आता है कि मालव देश गहन गंभीर, डग रोटी पक पक नीर। यदि आप जहां जहां जाएंगे वहां आपको रोटी मिल जाएगी, वहां आपको जल मिल जाएगा। और इसीलिए सुदूर अतीत से लेकर अब तक मालवा जो है विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के लिए मनोहर रहा है। इसीलिए कहा गया मालव देश मनोहरू। ये जो मालवा क्षेत्र है ये मनोहर है, मन को मुदित करने वाला क्षेत्र है। हमारे अनेक लोगों ने इस मालव माटी के बारे में अपनी बातों को अभिव्यक्त किया है। एक माचकार हुए हैं सिद्धेश्वर सेन। सिद्धेश्वर सेन ने बहुत सारे माच लिखे, उनके माच की एक गजल है और मालवा और भीलांचल दोनों के मध्य सेतु बनाने की कोशिश उनकी एक रचना करती है। वो कहते हैं, यो है मारो देश मालवो महिमा या की मोटी, यो है मारो देश मालवो महिमा या की मोटी, जंगल जंगल में मंगल पक पक पे पानी रोटी, और भील भिलाला वन का पासी पेरे एक लगुटी, और मक्का का टापू खई खई ने छाछ पिए 2 लोटी। ये मालवा का हमारे लोग अत्यल्प सुविधाओं के बीच में भी आनंद प्रमोद के साथ अपना जीवन व्यवहार करते हैं। उनको किसी अतिरिक्त प्रकार की आवश्यकता नहीं है, वे संतोषी जीवन जिया करते हैं। और चूंकि मालवा ने उनको भरपूर अनाज दिया हुआ है, भरपूर खाद्यान्न दिया हुआ है, जल दिया हुआ है, मक्का दी हुई है, मक्का की राबड़ी बन जाती है सहज रूप में, और आनंद के साथ में अपना जीवन यापन करते हैं। अत्यल्प साधनों के बीच में भी वो जीवन निर्वाह करते हैं, आमोद प्रमोद के साथ जीवन व्यवहार करते हैं। ये समय जो है वो भगोरिया का समय है, ये समय जो है फाग का समय है। आज आप देखिए पूरे मालवा और उधर चले जाएं अलीराजपुर, झाबुआ, पेटलावद क्षेत्र में, तो वहां पर भी वही फाग की मस्ती, वही उल्लास दिखाई देगा। यह जो अनुराग है प्रकृति के प्रति अनुराग, यदि हम प्रकृति से अनुराग करते हैं तो हम मनुष्य कहलाए जाने योग्य बनेंगे। यदि हम प्रकृति से अनुराग नहीं करते, इसका मतलब है कि हम मनुष्य नहीं। तो मनुष्यता की एक बड़ी कसौटी क्या हुई? प्रकृति के प्रति अनुराग। ये जो भाग आता है, ये क्यों आता है?
ये भाग इसलिए आता है क्योंकि समय चक्र के मध्य इस प्रकार के पुष्प, इस प्रकार की वन संपदा, इस प्रकार का परिवर्तन हमें दिखाई देता है। पुराने पत्तों को यह जो भूमि है वह ग्रहण करती है और यही भूमि फिर नए सिरे से रस देती हुई फिर से उन वनस्पतियों को, उन वृक्षों को नए प्रकार के पत्तों से युक्त कर देती है। तो फागुन जो है वह सब तरफ व्याप्त जाता है। तो इसी के सातत्य में यदि हम देखें तो मैंने अभी कहा कि यो है मारो देश मालवो महिमा या की हो, तो मालवा देश की महिमा मोटी है। इसके बारे में हम दिनों क्या महीनों तक भी बात करेंगे तब भी मालवा की महिमा पूरी नहीं होगी। फिर भी हमें देखना होगा कि मालवा की भाषा की, मालवा की संस्कृति की, मालवा के साहित्य की ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं जिसके आलोक में हमें देखना होगा कि मालवा किस तरह से पूरी दुनिया का एक महत्वपूर्ण चौराहा बनता है, किस प्रकार का वो एक आंगन बनता है जहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों के लोग आते हैं, अपनी अपनी सभ्यता और संस्कृति के तत्वों को लेकर आते हैं और जब अपने साथ उन सांस्कृतिक उपादानों को देते हुए और नई संपदा को लेते हुए जब लौटते हैं तो उन स्थानों को वो विकसित करते हैं। मालवा की विशेषता है कि यह लगभग 7 अंचलों से घिरा हुआ इलाका है। आसपास के क्षेत्र में यदि आप चले जाएं तो आपको 7 अंचलों की विशेषताएं मालवा के साथ जुड़ती हुई, मालवा से लेती हुई, मालवा को देती हुई दिखाई देती है। चांद गयो गुजरात हिरण्या का बड़ा बड़ा दाता है, ये संजय गीत का एक हिस्सा है। यानी मालवा का जो पश्चिमी भाग है उसमें गुजरात है। गुजरात और मालवा के बीच में सेतु कौन बनाता है? भीलांचल बनाता है, झाबुआ क्षेत्र बनाता है। इसलिए झाबुआ होते हुए गुजरात और गुजरात से झाबुआ होते हुए मालवा की प्राचीन राजधानी उज्जैनी के बीच में जब संवाद होता है तो दोनों के संस्कृतियों के बीच संबंध बनता है। इसीलिए आपको झाबुआ की बोली में एक तरफ मालवी की मिठास दिखाई देगी तो दूसरी तरफ गुजराती भाषा का जो वैशिष्ट्य है वो भी वहाँ पर परिलक्षित होता है। दक्षिण को चले तो महाराष्ट्र हो जाता है, नर्मदा के उस पार जाए निमाड़ आ जाता है। तो निमाड़ की संस्कृति और मालवा की संस्कृति निकटता को प्रदर्शित करती है। निमाड़ से और आगे जाते हैं तो महाराष्ट्र आ जाता है। तो आप देखिए कि इधर गुजरात है, झाबुआ क्षेत्र है, भीलांचल क्षेत्र है, फिर दक्षिण की तरफ जाए तो निमाड़ है, निमाड़ से आगे जाए तो महाराष्ट्र है। तो ये 4 प्रमुख अंचल हो गए। फिर यदि आप थोड़ा सा उत्तर पश्चिम की ओर जाएंगे तो आपको हाड़ौती क्षेत्र के साथ संबंध बनेगा। मालवा का जो संबंध है वो हाड़ौती क्षेत्र से बनता है और यह संधि रेखा पर स्थान आता है गागरोन फोर्ट। जो गागरोन का किला है जो कि झालावाड़ का एक महत्वपूर्ण केंद्र है वो एक तरह से मालवा और हाड़ौती के बीच में संबंध बनाता है। यदि आप इस दिशा में चले जाएं, सहारनपुर से आगे की तरफ चले जाएं तो बुंदेलखंड और मालवा दोनों की सीमा रेखा बनाता हुआ हमें चंदेरी मिलता है। तो छठा महत्वपूर्ण अंचल हो जाता है बुंदेलखंड। और बुंदेली की जो विशेषता है वो भी मालवी में हमें मिलती हुई दिखाई देती है। और यदि आप पूरब की दिशा में चले जाएं तो जो गोंड क्षेत्र है, जो गोंड जनजाति समुदाय के हमारे बंधु निवास करते हैं, नर्मदा के तट पर रहने वाले जो लोग हैं उनके साथ हमारा संबंध बनता है। तो कहने का मतलब है कि जैसे 7 रंगों से बना हुआ इंद्रधनुष हम सबको मोहक लगता है, उसी प्रकार से मालवा की संस्कृति में ये जो 7 रंग हैं अलग अलग इस पूरे परिक्षेत्र के विभिन्न अंचलों के, वो अपनी रंगत मालवा को देते हैं। मालवा उनको और अधिक बहुरंगी बना करके लौटाता है। मालवा सभ्यता का, मालवा संस्कृति का बहुत व्यापक प्रभाव पूरे परिक्षेत्र में दिखाई देता है। और यह स्थिति बनती है कि दूर दूर से जो जो लोग आए यहाँ पर, या तो उनका मन यहाँ रम गया या वे रम गए, और वे जब लौटे भी तो जीवन भर में मालवा की विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। ये मालवा की शक्ति। मालवा का संबंध बुंदेलखंड से अगर आप आगे चले जाएं तो बघेलखंड से बनता है। बघेली अपनी मिठास के साथ में बुंदेली को और बुंदेली के माध्यम से फिर मालवी को समृद्ध करती है।
दिग्विजय बैठे हुए बघेलखंड क्षेत्र से आए, रीवा, सीधी, पन्ना का जो इलाका है ये अपनी विशेषता लिए हुए है। तो कहने का मतलब है कि यह जो मध्य प्रदेश है उसका भी पश्चिम और मध्य वाला जो भाग है ये मालवा क्षेत्र कहलाता है, जिसमें 7 विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों के साथ उसका संबंध बनता है। इसलिए मालवा की संस्कृति में गागर में सागर समाया हुआ है। जैसे छोटी सी गगरी में हम पूरे सागर को समाहित कर लेते हैं, उसी प्रकार की स्थिति मालव रूपी गगरी की है। उस गगरी में संपूर्ण सागर समाहित हो जाता है। भारत की विशेषता है कि यहाँ की लोक और जनजातीय साहित्य और भाषा की जो संपदा है वो इस देश की पहचान है। इस देश की पहचान महानगरों से नहीं है, इस देश की पहचान उन स्थानों से नहीं है जिनको लेकर के और प्रायः चर्चा होती रहती है। मेरा ये मानना है कि भारत की सही पहचान हमारी लोक संस्कृति से है, हमारी जनजातीय संस्कृति। इस भारत का यदि मूल जो स्रोत है संस्कृति का वो लोक में है और जनजातीय क्षेत्रों में। यह संकट हुआ कथित आधुनिकता के प्रवाह में हम लोगों ने ऐसे बहुमूल्य तत्वों को उपेक्षित किया और उसका खामियाजा आज हम झेल रहे हैं। यदि समय रहते हुए हम लोगों ने अपनी लोक संपदा और अपनी जनजातीय संपदा को इन आने वाले 20-25 वर्षों में ठीक प्रकार से नहीं सहेजा, ये विलुप्ति के कगार की तरफ चली जाए। आप देखिए कि घर परिवार में साथ में बैठने के अवसर समाप्त हो गए। एक ही घर में ऐसा लगता है कि बहुत सारे घर बन गए। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने हाथ में एक डिवाइस लेकर के बैठ जाता है और आपस में संवाद नहीं करता। ये संस्कृति संरक्षणीय है, अतः संवादिता से ही संरक्षित होगी। एक समय था हमारे गांव में होटलों पर, चौपाल पर लोग एकत्र होते थे, विचार विनिमय होता था, अनुभव का आदान प्रदान होता था और सदियों से चली आ रही गीत और कथा माला को एक दूसरे को सुनाते थे। अब नई पीढ़ी के पास समय नहीं है, पुरानी पीढ़ी के पास भी समय नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी अब नए सिरे से अपने जीवन को नए प्रकार के डिवाइस के साथ जोड़ दिया है। तो ऐसे में आवश्यकता इस बात की कि हम अपने सांस्कृतिक उपादानों के साथ जुड़ने के लिए सचेत हो, और यह कार्य संभव होगा युवाओं के द्वारा। यदि युवा सचेत होंगे तो ये मालवा की संस्कृति जीवित रहेगी, भीलांचल की संस्कृति जीवित रहेगी, निमाड़ की संस्कृति जीवित रहेगी, बघेलखंड बुंदेलखंड की संस्कृति जीवित रहेगी। और इसके लिए करना कुछ नहीं है, केवल हमें आसपास अवलोकन करते हुए ऐसे तमाम तत्वों को फिर से संचित करना है जो धीरे धीरे विस्मृति की स्थिति में जा रहे हैं। आज भी यदि आप लोक में उतरेंगे आपको सैकड़ों कथाएं मिलेंगी, सैकड़ों गीत मिलेंगे, बड़ी संख्या में आपको गाथाएं मिलेंगी, लोकोक्तियां मिलेंगी, मुहावरे मिलेंगे, और ये सब मिलकर के भारत को बनाने का कार्य करेंगे। मालवा शब्द की व्युत्पत्ति हुई है माल से। आप भी जब कभी झाबुआ में, अलीराजपुर में आसपास बातचीत करेंगे तो एक शब्द चलता है माड़। माड़ का मतलब क्या होता है? थोड़ी ऊंची जमीन, ऊंची भूमि, यानी जहां आप नीचे है, पठार में है या मैदान में, और जो थोड़ा सा ऊंची भूमि है उसको कहते हैं माड़। तो माड़ शब्द से बना है मालवा। मालवा, मालव शब्द जो है उसका मूल तत्व है माल। मालम उन्नत भूतलम, ये इसकी व्युत्पत्ति। जो उन्नत भूमि है वह माल है। जाओ माल से खाखरा तोड़ीने लाओ, जाओ माल से जाइए थोड़ी सी बजरी ले आओ, बोलते तो वो जो माल है वो थोड़ी सी ऊंची भूमि है। तो ये जो मालवा है ये पठार है। यह तुलनात्मक रूप में जहाँ नदी का क्षेत्र होता है, मैदानी हिस्सा होता है, उससे थोड़ा ऊंचा है, इसलिए हम इसको मालवा का पठार कहते हैं। आप देखिए कि जब नए रूप में भूगोल नहीं था तब भी हमारे ऋषियों ने, तपस्वियों ने, वनांचल में रहने वाले मनीषियों ने संकेत दे दिया कि मालवा वह है जो उन्नत भूमि युक्त है। इसीलिए आप देखिए कि इस स्थान की विशेषता है, ना यहाँ पर अधिक गर्मी होती है, ना यहाँ पर अधिक ठंड होती है।
न यहाँ अधिक वर्षा होती है, और अकाल तो कभी पड़ता ही नहीं, कभी अकाल नहीं पड़ता। जहाँ अकाल पड़ता है वहाँ के लोग समूह के समूह चलते हैं और मालवा में आकर के उनको बसेरा मिलता। अभी भी आप देखें, आप राजस्थान से लगे हुए इलाके में पहुंच जाए, गुजरात के सटे हुए इलाकों तक चले जाए, आपको वहां पर पशुपालक लोग समूह में आते हुए दिखाई देंगे। जैसे ही भीषण गर्मी शुरू होती है, वहाँ जल स्रोत सूखने लग जाते हैं, वहां पर उनके लिए चारा मिलना मुश्किल हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो चल पड़ते हैं मालवा की। मालवा उन्हें बसेरा देता है, और मालवा में जब वो लोग उन पशुओं को पालते पोसते हैं, उसके साथ वो तादाद स्थापित करते हैं नई भूमि के साथ, और जब वापस लौटते हैं फिर याद करते हैं कि हे मालवा, हम फिर से अगले साल लौट सकते हैं। तो ये मालवा की विशेषता है। अनेक सदियों से मालवा क्षेत्र की विशेषताओं, यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति का वर्णन सुदूर अतीत से चला आ रहा है। महाकवि कालिदास ने मेघदूत में मालवा का बहुत सुंदर चित्रण किया। उन्होंने उज्जैन का चित्रण किया, उन्होंने महाकाल की इस मिट्टी का उल्लेख किया है, उन्होंने शिप्रा नदी का चित्रण किया। क्यों किया? क्योंकि ये प्रतिमान है। यदि संपूर्ण भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं को देखना है, तो प्रत्येक व्यक्ति को जो भारतीय संस्कृति से प्रेम करता है, उसे उज्जैनी आना होगा। ये संकेत 2000 साल पहले का कवि कर रहा है, महाकवि कालिदास कर रहा है। महाकवि कालिदास जब मेघदूत में वर्णन करते हैं, उसमें यह संकेत निकल करके आता है कि बादल को दूत बनाते हैं। अभी के समय तो ये स्थिति है कि अब कोई चिट्ठी पत्री नहीं, कुछ नहीं, एक सेकंड के अंदर आप अपना संदेश कहीं से कहीं पहुंचा है, दुनिया में कहीं पहुंचा है। उस जमाने में संदेश के लिए क्या करना पड़ता था? मैसेंजर चाहिए था। अब तो मैसेंजर ऐप बन गया। तो मैसेंजर कौन था? तो उन्होंने बादल को मैसेंजर कर दिया। बादल जो दक्षिण से चलते हैं, जब भी मानसून आता है तो उसके पहले तपन होती है, उसके बाद में बादल जो है वो निर्मित होते हैं समुद्र से, और उसके बाद वो यात्रा करते हैं उत्तर भारत में। तो जो प्रेमी है वो बैठा हुआ है नागपुर के पास में, और उसकी जो प्रेयसी है वो बैठी हुई अलकापुरी में, हिमाचल के क्षेत्र में। तो क्या करे? तो महाकवि ने कल्पना की कि हे मेघ, तुम जा रहे हो उस दिशा में, तो कुछ मत करो, तुम मेरे दूत बन जाओ, और मैं कैसा हूं, मेरी स्थिति कैसी है, इसका संदेश ले जाना और देना अलकापुरी में बैठी हुई प्रिया को। अब आता है मार्ग, रास्ता कौन सा चुनना है? आप सोचिए कि 2000 साल पहले बैठा हुआ महाकवि कहता है कि रास्ता थोड़ा सा टेढ़ा है। यदि आप दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो सीधे आप नागपुर से भोपाल, भोपाल से इधर ग्वालियर होते हुए सीधे निकल जाएंगे, पहाड़ों की तरफ चले जाएंगे। तो उन्होंने मालूम ही क्या किया? उन्होंने मेघ को कहा कि यद्यपि वक्र पंथा है, उज्जैन जाना थोड़े से टेढ़े रास्ते से होकर जाना पड़ेगा, पर तुम जरूर जाओ। वो इसलिए जाना क्योंकि तुम्हें संध्या के समय जब महाकालेश्वर की आरती होती है, अपनी गर्जना के माध्यम से तुम्हें उस आरती में अपना स्वर मिलाना है। वो स्त्रियां जो कि कई दिनों से इंतजार कर रही हैं मेघों के आगमन का, उनके शरीर पर कुछ बूंदे गिरा करके उस पूरे परिवेश को तुम ठंडा कर देते हो। तुम शिप्रा की बात में अपनी बात मिला दे। शिप्रा के पास से अब जब जाते हैं आनंद का अनुभव होता है, तो कहते हैं कि शिप्रा की बात में तुम अपनी जो है वायु मिलाते हुए, और वो कैसी बात होती है जो हमारे मन को प्रमोदित करने वाली बात होती है, उसके साथ तुम अपना संवाद स्थापित करते। तो कहने का मतलब है कि सुदूर अतीत से, यानी वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ब्राह्मण संस्कृति, आरण्यक संस्कृति, उपनिषदों का काल, फिर विभिन्न महाकाव्य आते हैं, रामायण महाभारत जैसे महाकाव्य आते हैं, फिर विभिन्न प्रकार के कवियों के द्वारा रचनाएं की जाती हैं, जिसमें भास, भवभूति, विशाख दत्त, महाकवि कालिदास, बाणभट्ट, प्रायः अधिकांश कवियों ने मालवा की महिमा का वर्णन किया है। मालवा का एक नाम और है,
वो है अवंती जनपद। उस अवंती जनपद की राजधानी का नाम क्या है? अवंतिका। तो एक नाम हमें मालवा मिलता है और एक नाम अवंती मिलता है, और दोनों की विशेषताओं का वर्णन सुदूर अतीत से लेकर अब तक रचनाकार कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से तृप्त नहीं होते हैं। फिर कोई नई नई बात उसके माध्यम से उठाकर प्रस्तुत करना चाहते। तो महाकवि कालिदास वर्णन करते हैं, संकेत ये निकल करके आता है कि यह जो स्थल है यह सदियों से लोगों को आकर्षित करता है। महान कवि हुए कबीरदास जी। कबीरदास जी ने संकेत दिया, देश मालवा गहन गंभीर, गगडग रोटी पक पक। तो ये आज अनुश्रुति बन गया, मालवा की पहचान बन गया कि आप जहाँ जाएंगे वहाँ पर आपको भोज्य सामग्री मिलेगी, वहाँ पर आपको पानी मिलेगा। तो ये सारी जो विशेषताएं हैं ये मालवा को विशिष्टता देती है। एक कवि हुए हैं संत सुंदरदास जी। सुंदरदास जी की रचनाओं को यदि आप देखेंगे तो बहुत ही आनंद का अनुभव होता है, और संत की यही पहचान होती है कि वह संपूर्ण दुनिया को अपनी आंखों से देखता तो है ही, लेकिन उसे और अधिक मनोरम रूप में व्यक्त करता है। गोस्वामी तुलसीदास अवधपुरी का जब चित्रण करते हैं तो जैसी अवधपुरी मन को आनंदित करती है, उनकी रचनाओं में जब आती है और अधिक आनंददायी हो जाती है। तो आप सोचिए कि सुंदरदास कवि जब कभी मालवा में आए होंगे, उनका मन रंग गया। उन्होंने लिखा है, वृक्ष अनंत सुनीर वहंत, सुंदर संत विराज तहीं ते, नित्य सुकाल पड़े न दुकाल, मालो देश भलो सबही। मैं पूरी दुनिया घूम कर आ गया, लेकिन मालवा से सुंदर देश मुझे कहीं दिखाई नहीं। वृक्ष अनंत, जहां जाए वृक्ष की पूरी माला हमको दिखाई देगी, वृक्ष माला दिखाई देगी। तो कहते हैं कि वृक्ष अनंत, अनंत वृक्षों से युक्त है मालवा। सुनीर वहन, जल जो है वो निरंतर बहता रहता है। सुंदर संत विराजित ही, ऐसा मनोरम स्थल है। तो अच्छे अच्छे जो संत हैं वो वहाँ बस जाते हैं। सुंदर कवि सुंदरदास जी भी कह रहे हैं कि मैं भी तो वहीं बस जाता हूँ जाकर। नित्य सुकाल, सदैव सुकाल की स्थिति रहती है, कभी भी वहाँ पर दुष्काल नहीं आता, कभी भी अकाल नहीं पड़ता। पड़े न दुकाल सुमालो देश भलो सके। तो सारी दुनिया में यह सबसे मनोहारी देश है। प्राचीन मुद्राओं में एक चिन्ह मिलता है जिसको हम कहते हैं उज्जैनी चिन्ह, जिसको अवंती जनपद की निशानी माना जाता है। उसकी विशेषता है धन का आकार। धन का आकार कैसा होता है? बताता है कि एक रेखा ऊपर से नीचे दक्षिण की तरफ जा रही है, एक पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। उसको जोड़ने का जो स्थल है उसको हम चौराहा कहते हैं। अवंती जनपद की जो मुद्रा है प्राचीन, उसमें यह चिन्ह मिलता है। उसको अवंती चिन्ह ही कहा गया, उसको उज्जैनी चिन्ह ही कहा गया। इसका मतलब है कि यह भूमि सहस्राब्दियों से एक चौराहे के रूप में नहीं है। यह उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाले मार्ग पर था, पूरब से पश्चिम की ओर जाने वाले जो यात्री थे वो इसी पथ से होकर के जाते थे और चौराहे पर आकर के वे मिलते थे, एक दूसरे के मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान करते। वसुधैव कुटुंबकम, मालवा और यहाँ की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति, वह सबके पालन पोषण की संस्कृति, सबके मध्य जोड़ने का काम करने वाली संस्कृति। अब हम देखें कि यह जो मालवा क्षेत्र है, इसमें बोली जाने वाली जो मालवी है उसकी क्या विशेषता है? तो यह मालवी बोली जाती है 2 करोड़ लोगों के द्वारा। 22 जिलों में मालवा क्षेत्र आता है। उसमें उज्जैन संभाग के 7 जिले हैं, जिसमें हम जहाँ खड़े हुए हैं उज्जैन, और आगे चले तो रतलाम, मंदसौर, नीमच का क्षेत्र। यदि हम लोग दूसरी दिशा में चले तो देवास शाजापुर का जो क्षेत्र है वह भी मालवा के अंतर्गत आता है, और आगे जो एक नया जिला बना है वो भी इसके अंतर्गत आता है। पूरा इंदौर संभाग, जिसमें धार, झाबुआ, अलीराजपुर, हरदा, ऐसे तमाम क्षेत्र। फिर भोपाल संभाग में चले जाए तो सीहोर, राजगढ़, रायसेन, भोपाल,
और विदिशा जिले ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और अगर ग्वालियर संभाग की हम लोग बात करें तो गुना जिले तक इसकी सीमा पहुंचती है। राजस्थान चले जाए तो वहाँ पर झालावाड़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा ये क्षेत्र मालवा के अंतर्गत आते हैं। ये जो झाबुआ अलीराजपुर का क्षेत्र, इसकी विशेषता है कि यह भूमि इसकी माल है, ऊंची भूमि। अतः मालवा जो एक व्यापक भौगोलिक इकाई है, उसके अंग के रूप में हम इन क्षेत्रों को देखते हैं। जहाँ तक भाषा की विशेषता है तो मालवी से भीली कुछ अलग होती हुई हमें दिखाई देती है। जो भीलांचल के जो केंद्रीय स्थल है, जब हम लोगों ने वहाँ से गीतों को, कथाओं को हमने संकलित किया तो कुछ और विशेष बातें हमारे सामने दिखाई दी। तो कहने का मतलब है कि व्यापक 22 जिलों का जो भूभाग है उसमें हम लोग मालवा क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग मानते हैं। अब चले नर्मदा के उस पार, तो जैसे ही हम लोग नर्मदा के आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर खरगोन, खंडवा, हरदा और बुरहानपुर इन जिलों में निमाड़ क्षेत्र होता है। निम्नवाड़ दो अर्थ है इसके। एक तो यह अर्थ लिया गया कि जहाँ नीम बहुतायत में है, नीमवाड़ा, नीम का इलाका। और दूसरा अर्थ लिया गया निम्नवाड़ थोड़ा निचला हिस्सा। जैसे हम लोग मालवा से उधर जाएंगे, नर्मदा पार करेंगे तो थोड़ा सा निचला इलाका आ जाए। तो दोनों ही तात्पर्य में निवाड़ शब्द को लिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि इधर 22 जिले, उधर नर्मदा के उस पार जाए तो 4 जिले। तो ये मालवा निमाड़ मिलजुल करके मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक संपदा का न केवल प्रतिनिधित्व करते हैं वरन अपनी विशेषताओं को यह सुदूर अंचलों तक पहुंचाते हैं। मालवा की जो मिट्टी है वो कई नदियों से सरस होती है। यदि हम चले, एक तरफ तो नर्मदा है, मैंने अभी जिसका उल्लेख किया, एक तरफ चंबल है, एक तरफ बेतवा है। अब इसके मध्यवर्ती क्षेत्रों में बहने वाली नदियों में माही है, इसमें अनास है, इसमें पार्वती है, बेतवा है, नेवल है, शिप्रा है, बड़ी काली सिंध है, छोटी काली सिंध है, आहू है, गंभीर नदी है, जामला, तांगी, शिवना, रेतम, गंभीरी, ईडर जैसी प्रमुख नदियां हैं जो इस पूरे इलाके के भूभाग को न केवल जल राशि उपलब्ध कराती है वरन बहुत सुंदर प्राकृतिक संपदा से इसे युक्त करती है। इन तमाम नदियों में रहने वाले जलीय जीव, इन तमाम इलाकों में रहने वाले लोग, ये सब इन सारी नदियों के प्रति न केवल माता का भाव देखते हैं वरन उनके समय समय पर वो चाहते हैं, कोई उसे चुनरी पहनाता है, कोई विशेष उत्सवों पर, विशेष मेलों पर जाकर के उसके प्रति नतमस्तक होता है। तो इस मालवा माटी की विशेषता है कि ये सारी नदियाँ, इससे जुड़ा हुआ वनांचल, इससे जुड़ी हुई कृषि भूमि, ये सब मिलकर के और मालवा को विशिष्ट देते हैं। हमें देखना चाहिए कि राष्ट्र क्या है। राष्ट्र भूमि है, राष्ट्र जन है और राष्ट्र संस्कृति। जो व्यक्ति इस मिट्टी से प्रेम करता है वो राष्ट्र प्रेमी है। जो व्यक्ति इसमें बसे हुए जन समुदाय के लोगों से स्नेह करता है वो राष्ट्र प्रेमी है। और जो हम आप सबके द्वारा विकसित संस्कृति से प्रेम करता है वो राष्ट्र प्रेमी। 3 शब्द याद रखिए जीवन भर के लिए कि भूमि, धन जन, धन संस्कृति बराबर राष्ट्र। राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि एक मानचित्र बना लिया और उसको टांग दिया, वो तो एक रूप है। हमने उसको भूगोल में पढ़ा, हम उसको ग्लोब पर देखते हैं कि ये हिस्सा भारत है। क्या इतना ही है? जब तक भूमि नहीं है, भूमि के ऊपर विकसित होने वाली तमाम प्रकार की वन संपदा नहीं है, प्रकृति नहीं है, कृषि नहीं है, भूमि का क्या मतलब? तो भूमि से अनुराग यानी यहाँ की प्रकृति से अनुराग, पर्यावरण से अनुराग। जन का मतलब है प्रत्येक वासी के साथ हमारा अनुराग होना चाहिए, बिना किसी क्षेत्र, बिना किसी नस्ल, बिना किसी भाषा,
आदि के भेद के हमें समस्त राष्ट्रवासी से प्रेम करना है। और तीसरा, उनके द्वारा निरंतर प्रवहमान संस्कृति से अनुराग करना। तो मालवा की विशेषता है कि वह भूमि भी है, जिसको हम कहते हैं मालवा का पठार। फिर हम कहते हैं मालवी लोग, वे लोग जो मालवा में बसे हुए हैं वे सब मालवी हैं। और संस्कृति, वो संस्कृति जो मालवा के लोगों के द्वारा विकसित की गई है। संस्कृति क्या है? संस्कृति परिष्कार है। इस भूमि पर जितने भी व्यक्ति जन्म लेते हैं वो जन्मना अनगढ़ होते हैं। एक बच्चा जो मनुष्य का बच्चा है, एक मानव का बच्चा है, एक किसी चिड़िया का बच्चा है, क्या वो एक जैसे नहीं है? जन्मते सब एक जैसे, लेकिन मनुष्य क्या करता है? परिष्कार करता है, संस्कृत करता है। उसे वो सिखाता है कि ये माँ है, ये पिता है, ये भाई है, बहन है, परिवार को के साथ संबंध क्या है बताता है, उस भूमि पर विकसित होने वाली वनस्पति के बारे में बताता है। तब जाकर के व्यक्ति संस्कृतिमय परिवेश में अपने आप को पाता है। अतः हमारी जो यात्रा है वो प्रकृति से संस्कृति की यात्रा है। तो मालवा में जो संस्कृति विकसित हुई है वो यहाँ की सदियों से बसे हुए लोगों के द्वारा विकसित की गई संस्कृति है, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के लोकाचार, विभिन्न लोक के देवी देवता देखते हैं। हम भीलक देव की पूजा करते हैं, हम गणगौर की पूजा करते हैं, हम संजा माता की पूजा करते हैं। हम स्थान स्थान पर जो समय समय पर जिन के लिए हम लोग कुछ मांगना चाहते हैं, जिस विषय को मांगना चाहते हैं, उस दिशा में देवता के पास जाते हैं। कभी हम रामदेव जी के पास जाते हैं, कभी हम देवनारायण जी के पास जाते हैं। हमें जब जैसी स्थिति होती है, यदि हमें हेजे से मुक्त होना होता है तो हम शीतला सप्तमी मनाते हैं, हम शीतला माता के पास जाते हैं। नौ दुर्गा का समय आता है तो हम दुर्गा की उपासना करते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब कुछ संस्कृति के अंग है। हमारे जीवन में हमारा दर्शन, हमारी भाषा, हमारी वेशभूषा, हमारा खान पान, ये सब मिलकर के संस्कृति बनाते हैं। तो मालवा में विकसित हुई संस्कृति के प्रति जो अनुराग है वो अनुराग राष्ट्र के प्रति अनुराग, भूमि के प्रति अनुराग, राष्ट्र के प्रति अनुराग है। और यहाँ के निवासियों के प्रति अनुराग, मालव माटी पर रहने वाले निवासियों के प्रति अनुराग, राष्ट्र निवासी लोगों के प्रति अनुराग। इस तात्पर्य में यदि आप देखें तो इस दुनिया में सर्वाधिक पुरातन संस्कृति का विकास जहाँ जहाँ हुआ है, दुनिया के बहुत सारे लोग अपने अपने इलाकों का दावा करते हैं, लेकिन ये प्रामाणिक तथ्य है कि सर्वाधिक पुरातन संस्कृति का विकास नर्मदा नदी के तट पर हुआ है। जब हिमालय भी नहीं था, जब गंगा भी नहीं थी, तब माता नर्मदा थी। उस नर्मदा के पावन तट पर हमें प्रागैतिहासिक काल के बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलते हैं। हमें माहिष्मती, महेश्वर के पास नावड़ा टोली, चोली जैसे स्थानों पर जो खनन हुआ उसमें प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। इसी प्रकार के साक्ष्य हमें चंबल नदी के क्षेत्र में मिलते हैं, हमें शिप्रा नदी के क्षेत्र में मिलते हैं। हम दंगवाड़ा चले जाएं, सोलंग चले जाएं, कायछा और उधर सोनवाड़ क्षेत्र में चले जाएं तो वहाँ पर आपको कलसिया, गुलबालोद, ऐसे तमाम क्षेत्र है जहाँ पर पूरा साक्ष्य मिलता है। और वहाँ साक्ष्य में मिल रहे हैं 5000 साल पुराने। वहाँ में साक्ष्य मिल रहे हैं प्रागैतिहासिक काल के। हिंगलाजगढ़ के पास में चले जाए, वहाँ शिलाश्रयों में आपको साक्ष्य मिलते हैं। इसी प्रकार के साक्ष्य हमें भीमबेटका की गुफाओं में मिलते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं जब हम लोग, तो हमें 3000 साल पुरानी ताम्राश्व युगीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। ताम्राश्व सभ्यता की विशेषता है कि हमारी जो पॉटरी है, हमारे जो मिट्टी के बर्तन हैं, उनके रंग बदलने लग जाते हैं। मनुष्य का यह वैशिष्ट है कि वो कलामय जीवन जीना चाहता है तो वो पात्र को पात्र के रूप में नहीं लेता, वो उस पर चित्रण करने लगता है। उसमें विभिन्न आकृतियां आपको बनी हुई दिखाई देती है। आज भी हम लोग कलश का तात्पर्य समझते हैं। कलश एक सामान्य बर्तन नहीं है,
बर्तन तो बहुत सारे, लेकिन जैसे हम लोग कलश शब्द का प्रयोग करते हैं हमारा भाव बदल जाता है, हमारा मर्म बदल जाता है और उसके आधार पर हम उस कलश पूजन की विधि को संपन्न करते हैं। तो इसी प्रकार से ताम्राश्मयुगीन सभ्यता में जो मृण पात्र मिलते हैं, उस समय के मिट्टी के खिलौने मिलते हैं, बहुत सारे अवशेष मिलते हैं विभिन्न पात्रों के, उससे पता चलता है कि मालवा तब भी जाते हो। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो जब राजवंशों का इतिहास लिखा जाता है तो मालवा एक महत्वपूर्ण स्थिति में हमें दिखाई देता है। क्या मौर्य युग, क्या परमार वंश का युग, या उसके परमार वंश और मौर्य वंश के बीच में यदि हम देखें तो महान सम्राट विक्रमादित्य का युग है। मालव गण का वह मुख्य व्यक्तित्व था और उसने उस समय मालव संवत की स्थापना की। वही बाद में कृत संवत, वही संवत विक्रम संवत के रूप में आज जाना जाता है, जिसका समय 57 ईसा पूर्व है। यानी 57 ईसा पूर्व में सम्राट विक्रमादित्य ने शकों को परास्त करके संवत का प्रवर्तन किया था और इसी भूमि पर उन्होंने संवत का प्रवर्तन किया। इसलिए मालवा को इस बात का गौरव है कि यहाँ पर सम्राट विक्रमादित्य जैसे शासक। इसी प्रकार की स्थितियां बाद के दौर में हमें दिखाई देती है। गुप्त काल में भी मालवा जीवन तो जागृत हमें दिखाई देता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो परमार काल का जो केंद्र है वो उज्जैन, धार जैसा महत्वपूर्ण केंद्र हमें दिखाई देता है। राजा भोज जैसे एक महान शासक हमारे मध्य होते हैं, जो विभिन्न कलाओं, विभिन्न विद्याओं को न केवल आश्रय देते हैं, वरन अपने भोजशाला में, धार की भोजशाला, वहाँ पर वो दुनिया के स्थान स्थान के लोगों को एकत्र करके वहाँ पर विद्या का केंद्र विकसित करते। भोजशाला केवल विद्या का केंद्र ही नहीं है, वरन इस भारत भूमि की सांस्कृतिक अस्मिता का केंद्र। वहां पर यह विशेषता थी, जैसे अभी होता है छोटे बच्चों की कक्षाओं में दीवारों को चित्रित कर दिया जाता है, उस पर चित्र बना दिए जाते हैं और सिखाने के तरीके उसके साथ में होते हैं। वो शाला 1000 साल पहले यही कार्य कर रही थी। जितने महत्वपूर्ण ग्रंथ थे उन ग्रंथों को बड़ी बड़ी शिलाओं पर अंकित करके दीवार पर तो लगा दिया गया। यानी पूरा परिवेश केवल पूजा का स्थल ही नहीं था, वरन वह संस्कृति और विद्या का केंद्र। वहाँ पर जो महत्वपूर्ण ग्रंथ मिलते हैं सभी प्रकार के, वहाँ व्याकरण के ग्रंथ मिलते हैं, वहाँ खगोल के ग्रंथ मिलते हैं, वहाँ पर काव्य मिलते हैं, वहाँ नाटक मिलते हैं। ऐसे तमाम महत्वपूर्ण ग्रंथों को दीवार पर, उस शेलों पर, बड़े बड़े शिलापट्टों पर अंकित करके दीवारों पर लगा दिया गया। एक महत्वपूर्ण ग्रंथ मिलता है, वो बताता है कि मालवा क्या है। वो ग्रंथ है रोड कवि का राउलवेल। राउलवेल इसके रचनाकार थे रोड कवि। राउलवेल का मतलब होता है राजकुल विलास। राजकुल विलास यानी राजा के भवन में जो विलास हो रहा है, क्रीड़ाएं हो रही, उसमें 7 अलग अलग क्षेत्रों की रानियां आपस में बात करती हैं। सबकी अपनी विशेषता है, हर क्षेत्र की अपनी विशेषता है। जो रानी गुजरात से है वो गुजरी मिश्रित फ्रेंच बोल रही है या हिंदी बोल रही है। जो कर्नाटक की वो कर्नाटी मिश्रित हिंदी बोल रही है। तो अलग अलग क्षेत्रों की स्त्रियां अपनी अपनी विशेषताओं को, अपने अपने इलाके की विशेषताओं को अपनी अपनी बोलियों के माध्यम से व्यक्त कर रही हैं और उनके बीच में संवाद हो रहा है, संप्रेषण हो रहा है। ये भारत की ताकत है। भारत में जितनी भी भाषाएं, जितनी भी बोलियां हैं, वो एक दूसरे से संबद्ध है। केवल फर्क पड़ जाता है स्थानीयता की बात। किसी स्थान पे गर्मी ज़्यादा है, उसका प्रभाव उसके बनावट पर, शरीर के बनावट पर, कंठ पर, जीवा पर, सब पर फर्क पड़ता है। जो शीत प्रदेशों में रहते हैं उनका शरीर वैसा, उनकी आवाज़ वैसी, उनका कंठ वैसा। तो थोड़े थोड़े अंतर के बावजूद इस देश की सारी भाषाएं, सारी बोलियां
एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसका साक्ष्य हमें मिलता है 1000 साल पुराने उस ग्रंथ के माध्यम से, जहाँ 7 विभिन्न अंचलों की स्त्रियां आपस में बात करती। कालांतर में समय समय पर यहाँ पर जो विभिन्न राजवंश है उनका शासन रहा। परमाणु के बाद में हम देखते हैं तो यहाँ राजपूतों का शासन रहा, मुस्लिमों का शासन रहा, मुगलों का शासन रहा। बाद में यह ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत आया और 15 अगस्त 1947 को जब ये राष्ट्र आज़ाद होता है, मालवा जो है वह मध्य प्रदेश का एक हिस्सा बनता हुआ संपूर्ण देश को वह अपनी दिशा देता हुआ दिखाई देता। तो ये सातत्य है। मालवा में बोली जाने वाली जो मधुर मालवी है उसकी 6 उपबोलियां हैं। पहली केंद्रीय या आदर्श मालवी, जिस जगह पर हम लोग खड़े हुए हैं ये केंद्र है पूरे मालवा। अतः उज्जैन, देवास और इंदौर की जो बोली है वो केंद्रीय या आदर्श मालवी। यदि हम लोग सोनवाड़ क्षेत्र में चले जाएं, यानी हम आगर, महिदपुर, आलोट क्षेत्र में चले जाएं तो वहाँ पर बोली जाती है सोनवाड़ी। तो मालवी की ही दूसरी उपबोली है सोनवाड़ी। यदि हम रतलाम और उसके निकट सेलाना आदि क्षेत्रों में चले जाएं तो उस बोली को कहते हैं रजवाड़ी। तो तीसरी उपबोली हुई मालवी की रजवाड़ी। यदि हम लोग नरसिंहगढ़, सारंगपुर क्षेत्र में चले जाएं तो वहाँ उमटवाड़ क्षेत्र कहलाता है, तो बोली हो गई उमटवाड़ी। यदि हम लोग और आगे चले रतलाम से उत्तर की दिशा में तो वहाँ पर दशपुर जनपद, वो प्राचीन जनपद है जिसमें मंदसौर नीमच का क्षेत्र आता है, जब पशुपतिनाथ का महत्वपूर्ण एक शैव केंद्र है मंदसौर में। उस बोली को कहते हैं दशपुरी या दशोरी मालवी। और छठा रूप है इसका, जिसका हम आप सभी से संबंध है, जब हम पेटलावर और थोड़ा आगे बढ़ते हैं झाबुआ की दिशा में, वो है भीली मालवी। भीली मालवी वह बोली है जो दोनों से अनुरंजित है, उसमें मालवी के तत्व भी है और उसमें भीली के तत्व भी है। वही भीली जब गुजराती के साथ संबंध बनाती है तो गुजराती भीली का मिश्रण हो जाता है। जब हम लोग दाहोद गोधरा क्षेत्र में चले जाते हैं, वही भीली दक्षिण दिशा में जब हम लोग बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन के साथ संबंध बनाते हैं तो निमाड़ी और भीली का सम्मिश्रण हो जाता है। तो कुल मिलाकर के ये 6 उपबोलियां हैं जो 22 जिलों में बोली जाती हैं और इन सबको समूह रूप में हम लोग मालवी कहते हैं। हर एक बोली की अपनी विशेषता, हर एक बोली का अपना समृद्ध साहित्य, हर एक बोली की अपने गीत हैं, कथाएं हैं, विभिन्न व्रतों से जुड़ी हुई वार्ताएं हैं, लोकोक्तियां हैं, मुहावरे हैं, पहेलियां हैं। ये सब मिलकर के इन 6 महत्वपूर्ण उपबोली रूपों को समृद्ध करते हैं और इन सब में विपुल परिमाण में लोक साहित्य मिलता है। फिर आता है शिष्ट साहित्य। साहित्य 2 प्रकार का होता है। एक जिसपे कि किसी का नाम नहीं है, जो कंठानुकंठ चला आ रहा है, वाचिक परंपरा में चला आ रहा है, उसे हम लोक साहित्य कहते हैं। उस पर हम किसी की छाप नहीं देखते। लेकिन उसी भाषा का साहित्य जब किसी व्यक्ति की छाप से युक्त हो जाता है तो उसे हम लोग अभिजात साहित्य कहते हैं या शिष्ट साहित्य कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो अशिष्ट साहित्य, वो लोक साहित्य इसलिए क्योंकि वो कंठानुकंठ चला आ रहा है, उसमें आपको प्रस्तोता का नाम नहीं पता, उसको व्यवहार करने वाले लोगों को हम जानते हैं लेकिन हम प्रस्तोता को नहीं जानते। तो इन सभी उपबोलियों में थोड़ा अधिक लेखन भी हुआ है, कवि हुए हैं। कई अच्छे कवि मालवी में हुए, कई अच्छे कवि भीली में हुए, कई अच्छे कवि आधुनिक युग में और लगभग 1000 साल के अंदर अंदर कई कवि हुए। इन कवियों ने अपने अपने ढंग से इन बोलियों को विकसित करने में योगदान दिया। यदि हम लोग मालवा की साहित्यिक संपदा की बात करें तो मालवी साहित्य का इतिहास लगभग 1300 वर्ष पुराना है। 1300 वर्षों में 3 कालों में से हम विभक्त कर सकते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल का जो समय है वो 700 ईस्वी से प्रारंभ होता है। जिस कृति की अभी मैं चर्चा कर रहा था 1000 साल पुरानी, रोड का राउलवे, वो मालवी का सबसे पुरातन
काव्य ग्रंथ माना जा सकता है। इसके अलावा गुरु गोरखनाथ की वाणी भी यहाँ पर अनुगुंजित हुई। यहाँ पर समय समय पर कई संत हुए, इसमें संत पीपाजी जैसे महान संत हुए, जो कि संत रामानंद जी के 12 शिष्यों में आते हैं। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं की। वो कबीर के साथी थे, फिर संत रविदास जी के साथी थे। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण अभिव्यक्तियां की। वहां से लेकर के और आधुनिक काल तक आते आते विभिन्न भाषाओं में जो रचनाएं भारत में हो रही थी, कई भोजपुरी में, मैथिली में, ब्रजी में, अवधी में, उसी प्रकार मालवी में रचनाएं हुई। मालवी में प्रसिद्ध रानी हुई है रानी रूपमती। रानी रूपमती की रचनाएं मध्यकाल की जो मालवी रचना का हिस्सा है वह हमें बताती है कि मधुर वह जो रूपमती थी वो कितना मधुरतम गाती ही नहीं थी, वो रचनाएं भी करती। वह उस युग की धरोहर है। सुंदर कवियत्री ने महत्वपूर्ण रचनाएं की, नवनीति कोरी खांगारोत ने उन्होंने रचनाएं की, और इसी प्रकार की रचनाएं हमें जब हम वागड़ क्षेत्र में जाते हैं तो वागड़ी जो बोली विकसित होती है तो बांसवाड़ा डूंगरपुर के क्षेत्र में, वहां पर एक महान संत खड़े हो जाते हैं और पूरे देश को बदलने का आह्वान करते हैं, और कई अमरवीर जो है जो भिल्ल जनजाति बंधु है वो अपने प्राण न्यौछावर करते हैं। नाम बताइए। गुरु गोविंद। गुरु गोविंद जी का योगदान किसी भी बड़े स्वतंत्रता प्रेमी से बढ़कर के योगदान है। अत्यंत सीमित संसाधन में गुरु गोविंद जी ने अपने बंधुओं को आगे बढ़ाने के लिए न केवल उन्हें सुपंथ पर ले जाने का प्रयास किया, वरन उन्होंने राष्ट्र पंथ पर ले जाने का प्रयास किया। और उन्होंने कुछ समय लोगों को न केवल सामाजिक नेतृत्व दिया, सांस्कृतिक नेतृत्व दिया, उन्होंने कहा कि ये जो हमारे ऊपर जो अंग्रेज लोग आए हुए हैं इनकी बातों को नहीं मानोगे, नहीं मानोगे, नहीं मानोगे, नहीं मानोगे। आप देखिए उस समय वो जो उद्घोष किया था, उन्होंने जो जन आंदोलन किया था, उसकी बूंद अनुबूंद माही नदी के तट से लेकर के और स्थान स्थान तक वो फैलती है। तो कहने का मतलब है कि युगानुरूप हमारे संतों ने, हमारे राज्याश्रय में रहने वाले कवियों ने, लोकाश्रय में रहने वाले कवियों ने, सभी ने अपने अपने ढंग से इस मालवा और निकटवर्ती अंचल की संस्कृति को, साहित्य को समृद्ध करने में अविस्मरणीय योगदान। उनके काव्य में मालवा का भूगोल मिले, उनके काव्य में मालवा की संस्कृति मिली, उनके काव्य में मालवा का परिवार जीवन मिलेगा। सामाजिक जीवन के आदर्श क्या होने चाहिए, वैराग्य के पंथ की क्यों आवश्यकता है, प्रेम के पंथ की क्यों आवश्यकता है, इस जीवन में ज्ञान का क्या महत्व है, ऐसे तमाम तत्व इन कविताओं में हमें प्राप्त हुए। मालवा में नाट्य विधा का विकास हुआ, यहाँ पर माच का विकास हुआ। माच जो एक प्रमुख लोक नाट्य है, अनेक लोगों ने माच के विकास में योगदान दिया। लगभग 300 वर्ष पहले यह विधा अस्तित्व में आती है, और इसके साथ साथ स्थान स्थान पर स्वांग, ख्याल, बहुरूपिया, ये सब मिलकर के और मालवा में आते हैं और अपना योगदान देते हैं। कई रासलीला होती है, कई रामलीला होती है, और ये सब मिलकर के मालवा की सांस्कृतिक विशेषताओं के साथ लोगों के मध्य नए प्रकार का जीवन संदेश देते हैं। हमारा जो साहित्य है वो स्थिर नहीं है। साहित्य शाश्वत भी है और कालिक भी। जब जैसी आवश्यकता होती है हमारे रचनाकार उस समय के अनुरूप रचनाएं लिखते हैं, लेकिन उन रचनाओं में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो सार्वकालिक होते हैं, शाश्वत होते हैं। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित, यह लाइन क्या 600 साल पहले ही काम की थी? यह लाइन क्या 2000-5000 साल पहले ही काम की थी? यह सदैव रहेगी। इस संसार को यदि मनुष्यता के साथ जीवंत रखना है तो ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति एक समय में लिखी गई अवश्य है, लेकिन यह कालजयी है।
काव्य पंक्ति। इसी प्रकार की स्थितियां हमारे समाजकारों ने, कभी गुरु गोपाल जी ने, कभी गुरु बाल मुकुंद जी ने, कभी राधा किशन जी ने, कभी राम किशन जी ने, कभी सिद्धेश्वर जी ने, कभी पंडित ओम प्रकाश शर्मा ने, ऐसे तमाम उस्तादों ने माच के खेलों का सृजन किया। एक ऐसे माचकार हुए जिन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री दी, पंडित ओम प्रकाश शर्मा। सिद्धेश्वर सेन जिनको राष्ट्रपति अवार्ड मिला है। तो कहने का मतलब यह है कि इन माचकारों ने समय के साथ तो न्याय किया ही, कुछ ऐसा भी रच कर गए हैं जो सदियों सदियों तक मानववासी के कंठ में जीवित रहेगा, उनके उन स्थानों पर जीवित रहेगा जहाँ पर नाटकों का मंचन होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो आधुनिक काल में युगानुसार परिवर्तन जैसा होता है। तो जैसे गुरु गोविंद जी ने ओंकार भरी, ऐसी ओंकार कलसिया के अमरवीरों ने भरी। कलसिया के अमरवीरों ने संकेत दिया कि हम अंग्रेजों की हुकूमत को स्वीकार नहीं करेंगे। उनका काम वैसा ही था जैसे कभी रॉबिन हुड करता था। वह उन लोगों से लूटता था जिनके पास धन था और उन लोगों को देता था जिनके पास धन नहीं होता था। उनकी विशेषता थी कि वो चाहते थे स्थान स्थान पर लूट करके अंग्रेजों के खजाने को लूटते थे, अंग्रेजों के शस्त्रागार को लूटते थे और शस्त्रों को दे देते थे उन अमरवीरों के हाथ में जिनके लिए देश प्रथम था। तो देश प्रथम की स्थिति को यदि आप आज देखें तो हमें जानकर रोमांच का अनुभव होता है कि उनकी गाथाओं को कंठानुकंठ जीवित किया गया। बहुत सारी ऐसी गाथाएं, गीत मिलते हैं जिससे संकेत निकलता है कि उन लोगों ने क्या किया। उनके बारे में संकेत निकल कर के आता है कि 7 अलग अलग क्षेत्रों की सेनाएं इकट्ठी हो गई उनको मारने के, लेकिन वो लड़े, पराजित नहीं हुए। उन्होंने अपने देश के स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया और ये कहा जाता है कि जब घेर लिए गए, जब प्राणों की आहुति का अवसर आया तो उन्होंने पहले अपने घोड़े को मार दिया। उसके बाद जब सिर अलग हुआ तो उनका धड़ तक दूर तक लड़ता लड़ता दिखाई। आज उस स्थान पर पोलिये गड़े हैं। पोलिये यानी स्मृति के शिलाखंड आज भी हैं। आज भी उस स्थान पर लोग जाते हैं और स्मरण करते हैं उन अमरवीरों का, जो कि सोनवाड़ क्षेत्र के अमरवीर। तो हम एक तरफ लोकाभिव्यक्ति में और दूसरी तरफ लेखकीय अभिव्यक्ति में, दोनों में हम मालवा को स्पंदित देखते हैं, यहाँ की विशेषताओं को स्पंदित होता हुआ हम लोग पाते हैं। तो इस पूरी परंपरा में आधुनिक युग में बहुत महत्वपूर्ण कवि हुए। उसमें यदि हम चर्चा करें तो नरहरि पटेल जैसे बड़े कवि हुए, हरीश निगम हुए, भावसर बा, मोहन सोनी, मदन मोहन व्यास, गिरवर सिंह भंवर, झलक निगम, नरेंद्र श्रीवास्तव नवनी, ऐसे तमाम रचनाकारों ने आधुनिक युग में मालवी साहित्य को समृद्धि दी। ये सौभाग्य की बात है कि मालवी भाषा को स्नातक स्तर पर भी पढ़ाया जाता है। स्नातक स्तर पर एक पूरी पुस्तक मालवी भाषा और साहित्य वह संकलित की गई और मुझे सौभाग्य मिला है उस पुस्तक को तैयार करते हुए उसे प्रस्तुत करने। उस पुस्तक में आपको जितनी प्रमुख विशेषताएं हैं मालवी भाषा की, साहित्य की और बोलियों की, वो सब आपको देखने को मिलेगी और इन प्रतिनिधि रचनाकारों की रचनाएं भी देखने को मिलेगी। तो एक पूरा का पूरा सिलसिला है मालवी में प्राचीन से लेकर आधुनिक युग तक का। बड़ी संख्या में कवियों ने योगदान दिया। कई गद्यकार हुए, कई उपन्यासकार हुए, कहानीकार हुए, संस्मरणकार हुए। इन लोगों ने अपने अपने ढंग से मालवी भाषा के साहित्य को न केवल समृद्ध किया, वरन उनकी वाणी के माध्यम से जो मालवी हम तक पहुंचती है वह न केवल मधुर है, न केवल वह जीवनहार है, वरन वह जीवन आधार भी बनती है। और उसी सातत्य में यदि हम देखें तो इन रचनाकारों ने समय के अनुसार जिस प्रकार की आवश्यकता हुई वैसी कविताएं लिखी। जब इन्हें लगा कि देश को आजाद करना है वैसी कविताएं आती हैं। जब देश आजाद हुआ लेकिन नवनिर्माण की आवश्यकता है, क्योंकि जिन लोगों ने इस देश पर लंबे समय तक कब्जा किया हुआ था वे सारे रास्ते आने वाले समय के लिए बंद करके गए। हमारे पास
संपदा कितनी थी? बहुत थोड़ी थी। वो राष्ट्र इतना बड़ा था जिसे आपको विकसित करना है। उस समय आवश्यकता थी नवनिर्माण के गीतों को गाने की, श्रम के गीत गाने की। तो इन लोगों ने, इन कवियों ने, चाहे नरहरि पटेल हो, चाहे मोहन सोनी हो, चाहे भावसरबा हो, चाहे हरीश निगम हो, ये नवनिर्माण के गीत गाते हैं। जब भारत पर चीन का आक्रमण होता है तो कविगण पूरे देश में स्थान स्थान पर जाकर कविताएं सुनाते हैं और सेना के लिए जो राशि एकत्र की जानी है मंचों से वो एकत्र कर, उनकी कविताओं को सुन करके स्त्रियां अपने गले की मालाएं उतार करके न्यौछावर करती हैं। चलो के चीन चलो, चलो के चीन चलो। यानी वो कहते हैं कि इस देश का प्रत्येक वासी तब तक शांत नहीं बैठेगा जब तक हम चीन को पराजित नहीं करें। ये कैसी स्थिति पाकिस्तान युद्ध के समय हुई, कारगिल अभी हुआ। तो प्रत्येक स्थिति में इस क्षेत्र का कवि अपनी बात को प्रस्तुत करता है, वो वीरता की कहानी कहता है, वो वीरत्व जगाने का अभियान चलाता है। वह समयानुसार प्रकृति की बात करता है, वो भाग की कविताएं सुनाता है, वो श्रृंगार की कविताएं सुनाता है। श्रृंगार के साथ साथ जब आवश्यकता होती है तो अंगार की कविता भी वो सुनाता है। तो यह हमारे इस पूरे अंचल के रचनाकारों की विशेषता है, जिन्होंने विविध रसों से परिपूर्ण, विविध भावधाराओं से परिपूर्ण रचनाओं को न केवल प्रस्तुत किया वरन समयानुसार अपने समय की आहट को पहचानते हुए अपना स्वर भी बदला। वह जगाता है इस राष्ट्र के वासियों को, वह जगाता है समाज को, वह जगाता है सुप्त चेतना में फंसे हुए लोगों को। यही विशेषता मालवा की है, यही इसकी भाषा की, इसी संस्कृति की और साहित्य की विशेषता है कि वह काल के अनुरूप सीधे सीधे संवाद तो करता ही है, बहुत कुछ ऐसा रचता है जो कालजयी होता है। आप सभी ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।